गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप चंदवाजी में आपका स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर की ये बॉटनी क्लास है जिसमें हम रंध्रों की गति के बारे में पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, जिसमें ये 3 सिद्धांत दिए गए थे कि रंध्रों की गति किस तरह से होती है, रंध्रीय गति की क्रियाविधि, जिसमें द्वार कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का सिद्धांत हमने पढ़ा था, स्टार्च शर्करा अंतर परिवर्तन सिद्धांत पढ़ा था, स्टीवर्ड का सिद्धांत पढ़ा था। तो इन 3 सिद्धांतों में केवल हम इतना सा देख सकते हैं समरी के रूप में कि इन सिद्धांतों में कहा गया है कि जो स्टोमेटा है उसमें 2 गार्ड सेल होती हैं। इन गार्ड सेल के अंदर वाली जो परत होती है, लेयर होती है, वो मोटी होती है और जो बाहर वाली लेयर होती है वो पतली होती है। तो अंदर वाली लेयर थिक होती है और बाहर वाली लेयर वो थिन होती है। तो इन कोशिकाओं के अंदर, गार्ड कोशिकाओं के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने से, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल भी होता है और लाइट बाहर से मिलती है, और पानी जो जड़ों द्वारा, मूल रोम के द्वारा पानी अवशोषित होकर जाइलम होते हुए पत्तियों तक पहुंचता है। तो स्टोमेटा से CO2 अंदर आती है, O2 बाहर निकलती है। तो ये स्टोमेटा ओपन और बंद कैसे होते हैं, तो इसमें कहा गया है कि ये जो गार्ड सेल है उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट में परिवर्तित होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट यहाँ पर शर्करा है, जो शर्करा बनती है, और गार्ड सेल में शर्करा के बनने से गार्ड सेल के जो द्रव्य है उसमें सांद्रता बढ़ जाती है। सांद्रता बढ़ने से यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है, परासरण दाब बढ़ता है, और परासरण दाब बढ़ने से कोशिका पानी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करती है, अवशोषित करती है। अवशोषण करने से पानी के ये जो बाहर वाली सतह है उस पर प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि वो पतली लेयर होती है पहले से ही। तो वो बाहर के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, जो टर्जर प्रेशर कहलाता है, स्फीति दाब कहते हैं। और उसके बढ़ने से और ये जो दोनों गार्ड सेल हैं उसमें से स्टोमेटा ओपन हो जाता है, और स्टोमेटा ओपन होने से गैसों का आदान प्रदान होता है। और जैसे जैसे ये शर्करा है वो यदि एक्स्ट्रा होती है तो उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है स्टार्च के रूप में, और स्टार्च यदि शर्करा से स्टार्च बनता है तो बहुत सारे शर्करा मॉलिक्यूल्स मिलके और स्टार्च बनाते हैं। अतः जो कोशिका द्रव्य है गार्ड सेल का, उसमें सांद्रता कम हो जाती है। सांद्रता कम होने से पानी की आवश्यकता कम रहती है, पानी उसको नहीं चाहिए, और पानी इस तरह से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे ही बाहर पानी निकलता है तो उसका जो स्फीति दाब के कारण बाहरी लेयर के ऊपर जो खिंचाव था वो कम हो जाता है, और वो खिंचाव कम होने से गार्ड सेल वापस से पास आ जाती हैं और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो इन 3 सिद्धांतों की समरी इतनी सी है, ये तीनों इसी बारे में बात करते हैं। यहाँ पर ये शायरे ये कहता है कि जैसे शर्करा बनती है तो pH भी बढ़ता है, pH बढ़ता है तो वो स्टोमेटा ओपन होते हैं, और यदि स्टार्च बनती है तो pH कम हो जाता है और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो ये सारे इन बातों को कहते हैं, लेकिन इसकी कुछ आलोचनाएँ थी। पहली आलोचना थी कि इसमें जो ये ग्लूकोज, शर्करा एवं स्टार्च जो बनती हैं, ये बनने की प्रोसेस है वो बहुत धीमी है, लेकिन स्टोमेटा क्लोज होना और ओपन होना ये तो बहुत जल्दी होते हैं। तो ऐसा कैसे है फिर? ठीक है। दूसरा ये है कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें जैसे दोपहर में स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण चल रहा होता है लेकिन स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, और वहाँ पर स्टार्च का जो लेवल है वो भी उतना ही रहता है, कम ज़्यादा नहीं होता है। तो फिर उस कंडीशन में आप स्टोमेटा क्लोज ओपन को क्या कहेंगे? तीसरा है कि जैसे प्याज है, अनियन है, उसमें स्टार्च होता ही नहीं है। देखा गया है कि स्टोमेटा क्लोज ओपन होते हैं, दिन में होते हैं, तो उसमें स्टार्च होता ही नहीं है। तो फिर उस कंडीशन में क्या कहेंगे? तो इस तरह से इन सिद्धांतों की कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सिद्धांत है जो रंध्रीय गति को प्रभावित करता है, उसके लिए दिया गया पोटेशियम आयनों के सक्रिय अभिगमन का सिद्धांत। चौथा सिद्धांत है पोटेशियम आयनों के सक्रिय अभिगमन का सिद्धांत,
पोटेशियम आयनों के सक्रिय अभिगमन का सिद्धांत। इसमें कहा गया है कि जैसे पोटेशियम आयन है वो उनका सक्रिय अभिगमन होता है। सक्रिय अभिगमन होने से क्या होता है कि स्टोमेटा क्लोज और ओपन होते हैं। तो यहाँ पर पोटेशियम आयनों को जोड़ा गया है कि स्टोमेटा क्लोज और ओपन होने के लिए ये काम करते हैं, क्योंकि आयन्स हैं जैसे क्लोरीन आयन है, हाइड्रोक्सिल आयन है, हाइड्रोजन आयन है, पोटेशियम आयन है, ये हमारी मेम्ब्रेन के जो पोटेंशियल है उसको कम ज़्यादा करते हैं। तो ये एक फास्ट प्रोसेस है जो स्टोमेटा फास्ट कैसे बंद हो कैसे ओपन हो, तो इसको हम इससे कोरिलेट कर सकते हैं। तो ऐसा ये सिद्धांत दिया गया लेविट के द्वारा, है ना, लेविट 1974। लेविट ने 1974 में ये पोटेशियम आयनों के सक्रिय अभिगमन का सिद्धांत दिया, जिसमें पोटेशियम आयन्स के बेस पर इन्होंने स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होने की प्रोसेस को एक्सप्लेन किया। तो इस सिद्धांत के अनुसार हम कह सकते हैं कि रंध्रों का खुलना व बंद होना, रंध्रों का खुलना व बंद होना गार्ड कोशिकाओं में गार्ड सेल में पोटेशियम आयन के अंदर व बाहर जाने के कारण होता है। तो रंध्रों का खुलना व बंद होना गार्ड सेल में पोटेशियम आयन के अंदर बाहर जाने के कारण होता है। तो यदि पोटेशियम आयन अंदर जाते हैं तो स्टोमेटा ओपन होते हैं, पोटेशियम आयन बाहर निकल जाते हैं तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है कि रंध्रों का खुलना, ये है रंध्रों का खुलना। रंध्रों का खुलना, रंध्रों का खुलना। तो रंध्र कैसे खुलते हैं ये देख लेते हैं हम। जो स्टार्च है वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है और मैलिक एसिड से मैलेट आयन बनते हैं, मैलेट आयन बनते हैं, मैलिक एसिड से मैलेट आयन बनते हैं और ये प्रोटॉन आयन है वो गार्ड सेल में फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके बाद में जो ये गार्ड प्रोटॉन आयन है वो गार्ड सेल में थे, तो यहाँ से ये प्रोटॉन आयन है वो एपिडर्मिस सेल में जाते हैं, एपिडर्मिस में जाते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस ये एपिडर्मिस लेयर में जाते हैं। एपिडर्मिस लेयर में जाने से, इन आयन के एपिडर्मिस लेयर में जाने से ऑस्मोटिक प्रेशर है जो गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इनक्रीज होता है। इनक्रीज हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इनक्रीज होने से ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होने से वाटर पोटेंशियल
जो है पानी का वो डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज इन गार्ड सेल। और इससे क्या होता है कि पानी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, एंडो ऑस्मोसिस ऑफ वाटर इन गार्ड सेल, एंडो ऑस्मोसिस इन गार्ड सेल। उसके बाद में टर्जिट प्रेशर, गार्ड सेल बिकम टर्जिट, और टर्जिट होने से स्टोमेटा विल ओपन, स्टोमेटा ओपन। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि जो स्टार्च, पहले बात की थी कि जो स्टार्च है रात के समय मान लो स्टार्च इकट्ठी है, स्टार्च है वो कन्वर्ट हो गई मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड है मेलेट फॉर्मेशन में आया, यहाँ पर पॉजिटिव ये प्रोटॉन बने तो ये एपिडर्मिस में आ गए, एपिडर्मिस से जिसमें जो गार्ड सेल की एपिडर्मिस के अंदर आ गए, एपिडर्मिस में आने से गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा तो इसका मतलब वाटर पोटेंशियल, पानी है जो कम है, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होने से इसमें एंडोऑस्मोसिस, पानी का एंडोऑस्मोसिस ज़्यादा हो गया, पानी एंडोऑस्मोसिस के थ्रू अंदर आ गया पानी गार्ड सेल के अंदर, तो टर्जर प्रेशर बढ़ गया, बाहर की लेयर पर प्रेशर बढ़ा, और प्रेशर बढ़ने से यहाँ पर जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाते हैं, गार्ड सेल जो टर्जिट हो जाती है और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये रंध्रों का खुलना इस प्रोसेस के थ्रू होता है। दोबारा देखेंगे कि जैसे कोशिका के अंदर स्टार्च पहले से है, स्टार्च है वो कन्वर्ट होती है मैलिक एसिड में, अब मैलिक एसिड है जो कैटायन एंड प्रोटॉन, मेलेट एंड प्रोटोन आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ये प्रोटोन है वो एपिडर्मिस में चले जाते हैं, एपिडर्मिस में जाने से और ये ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है सेल का, और वाटर पोटेंशियल वो डिक्रीज हो जाता है, इससे सेल है वो सेल के अंदर पानी अंदर आने लगता है, और सेल का टर्जर प्रेशर है, स्फीति दाब है वो बढ़ जाता है, और इस तरह से स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। ठीक है, इसी में दूसरा है कि स्टोमेटा क्लोज कैसे होते हैं। बी, स्टोमेटा क्लोज कैसे होते हैं। रंध्रों का बंद होना, रंध्रों का बंद होना। तो इसमें क्या होता है कि जो ये स्टार्च है, मैलिक एसिड था, मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड वापस से मैलेट में कन्वर्ट होता है, मैलेट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो पोटेशियम आयन हैं जो बाहर की तरफ हैं वो कोशिका के अंदर जाते हैं, पोटेशियम आयन इंसर्ट इन गार्ड सेल, गार्ड सेल। तो यहाँ पर जो ओपी है ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज इन गार्ड सेल, ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज, डिक्रीज इन गार्ड सेल, डिक्रीज होगा तो यहाँ पर पानी बाहर जाएगा, वाटर जो बाहर जाएगा, और बाहर जाने से स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। तो यहाँ पर स्टोमेटा ओपन होना और क्लोज होना ये दो सिद्धांत दिए गए पोटेशियम आयन जो सिद्धांत है पोटेशियम आयनों के सक्रिय अभिगमन के कारण। तो यहाँ पर ये पोटेशियम आयन है, जैसे मैलिक एसिड बना, और मैलिक एसिड के टाइम में क्या होता है कि पोटेशियम आयन उस एसिड को कंप्लीट फिलअप करने के लिए पोटेशियम आयन उस सेल के अंदर घुसते हैं। तो यहाँ पर अंदर जैसे ही गार्ड सेल के अंदर पोटेशियम आयन आते हैं
तो ऑस्मोटिक प्रेशर है जो कम हो जाता है गार्ड सेल का, और कम होने से फिर जो पानी है वो बाहर निकाल दिया जाता है, और बाहर निकलने से क्या होता है कि बाहर निकल जाता है तो जो टर्जर जो प्रेशर था सेल के ऊपर वो कम होता है और उससे स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार हम कहते हैं कि जो पोटेशियम आयन जो स्थानांतरण सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग स्टोमेटा ओपन कैसे होते हैं और क्लोज कैसे होते हैं, ये हम दोनों प्रोसेस के द्वारा देख सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं है, वो जो पहले के सिद्धांत दिए गए थे सेम वही है। इसमें यहाँ पर जो मैलिक एसिड का है उसका बताया गया है कि जैसे हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस क्रिया हुई स्टोमेटा के अंदर, स्टोमेटा की गार्ड सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हुई जिसमें कार्बोहाइड्रेट बना। कार्बोहाइड्रेट से में ये जो स्टार्च है वो बन जाती है, स्टार्च बनती है तो ये जाके और ब्रेक होती है और मैलिक एसिड बनाती है। मैलिक एसिड बनता है जब सेल के अंदर तो प्रोटॉन आयन रिलीज किए जाते हैं। प्रोटॉन आयन रिलीज होने के कारण यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर है जो सेल का जो गार्ड सेल का है वो इंक्रीज होता है, और इंक्रीज होने से जो पानी है वो अंदर की तरफ आता है और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं टर्जर प्रेशर की वजह से। अब यदि इसी रिएक्शन को हम देखें कि जो मैलिक एसिड था वो मैलिक एसिड की पूर्ति के लिए, जैसे ही पूर्ति होती है, जैसे ही मैलिक एसिड बना प्रोटॉन बने तो स्टोमेटा ओपन हो गए, लेकिन जैसे ही एसिड बना सेल के अंदर तो पानी के साथ में प्रोटॉन ये पोटेशियम आयन भी आते हैं। पोटेशियम आयन अंदर आए पानी के साथ में तो वो क्या करते हैं कि कुछ अब प्रोटॉन आयन को बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालेंगे तो इसकी वजह से क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। एकदम से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा था, स्टोमेटा ओपन हो गए, लेकिन अब जो बाहर प्रोटॉन बाहर निकल रहे हैं और पोटेशियम आयन अंदर आ रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज हो जाने से पानी है जो अंदर आया था वो बाहर निकलता है, और बाहर निकलता है तो उसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो ये एक तरह से जो पल्सेशन चलते हैं, पल्स चलती हैं हार्ट बीट टाइप की, उसी तरह से कि कार्बोहाइड्रेट बनी, पानी अंदर आया, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हुई मैलिक एसिड और उसमें, और प्रोटॉन आयन ऐसे ही बाहर गए क्योंकि पोटेशियम आयन अंदर आ गए। तो इस तरह से पानी बाहर गया तो पानी बाहर जाते ही स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो ये स्टोमेटा ओपन होना क्लोज होना ये डिपेंड करता है कि पोटेशियम आयन की इसके अभिगमन के द्वारा। तो ये वाले सिद्धांत, इस सिद्धांत को काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इस सिद्धांत को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रंध्रीय गति को प्रभावित करने वाले कारक। रंध्रीय गति को प्रभावित करने वाले कारक। रंध्रीय गति को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। तो रंध्रीय गति को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले कि रंध्रीय गति कब होगी, स्टोमेटा ओपन और क्लोज कब होंगे। स्टोमेटा ओपन और क्लोज कब होंगे, जबकि गैसों का आदान प्रदान होगा। लेकिन गैसों का आदान प्रदान कब होगा, जबकि पौधे में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है वो किस तरह से होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मौसम में आर्द्रता पाई जाती है वो भी इस प्रोसेस को प्रभावित करती है। तो जब आर्द्रता होगी तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा, वाष्पोत्सर्जन कम होगा, धूप भी कम निकलेगी, फोटोसिंथेसिस भी प्रभावित होगी। तो इस तरह से हम कहते हैं पहला जो कारण है वायुमंडलीय आर्द्रता। वायुमंडलीय जो आर्द्रता है वो फर्स्ट कारक है कि वातावरण में पाई जाने वाली आर्द्रता जब प्रेजेंट रहती है, ज़्यादा होती है आर्द्रता, तो यहाँ पर पानी की पूर्ति होती है, और पानी की पूर्ति होने से वायुमंडल के जो रंध्र हैं वो अधिक समय तक खुले रहते हैं। क्यों? क्योंकि पानी की पूर्ति होती रहती है, धूप कम होती है, धूप कम होती है तो प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा चाहिए। इसलिए ऐसी कंडीशन में वायुमंडल में जब आर्द्रता बनी रहती है तो स्टोमेटा काफ़ी समय तक खुले रहते हैं। दूसरा है प्रकाश। प्रकाश होने से
क्या होता है, स्टोमेटा ओपन होते हैं मोस्टली। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्टार्ट होती है तो उस कंडीशन में जो स्टोमेटा हैं वो ओपन होंगे, रंध्र ओपन होंगे, इसलिए प्रकाश भी स्टोमेटा की गति को प्रभावित करता है। उसके बाद तापमान है। एक तापमान की रेंज है वो स्टोमेटा ओपन और क्लोज होने को प्रभावित करती है। जैसे हम देखते हैं कि गर्मियों में कुछ समय तक स्टोमेटा ओपन रहते हैं लेकिन दोपहर के समय में बंद हो जाते हैं, क्योंकि उस समय टेम्परेचर अधिक होता है। टेम्परेचर अधिक होने से स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, टेम्परेचर कम होने से स्टोमेटा ओपन होते हैं, ऐसा कहा जाता है। नंबर 4 CO2 की सांद्रता। CO2 कम रहती है तो ऐसा माना जाता है CO2 कम कब रहती है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है CO2 कम आती रहती है। तो CO2 ज़्यादा कब रहती है, अंधकार में रहती है, और अंधकार के समय रात के समय स्टोमेटा बंद होते हैं। तो CO2 अधिक होती है तो स्टोमेटा है वो क्लोज रहेंगे, CO2 कम रहती है तो स्टोमेटा ओपन रहेंगे। pH ऑफ गार्ड सेल। गार्ड सेल का pH तो हमने पहले पढ़ा था कि हाई pH तो स्टोमेटा ओपन, लो pH स्टोमेटा क्लोज। ठीक है, तो इस तरह से pH है वो भी डिपेंड करता है गार्ड सेल ओपन क्लोज पर, कि pH ज़्यादा है तो स्टोमेटा ओपन होंगे, pH कम है तो स्टोमेटा क्लोज होंगे। इसके बाद 6 नंबर है पत्तियों की जल मात्रा। पत्तियों की जल मात्रा, तो पत्तियों के अंदर पाए जाने वाला जो पानी है उसकी मात्रा भी इसको प्रभावित करती है। कि इसमें क्या होता है कि पत्तियों में यदि पानी की पूर्ति होती है तो रंध्र खुले रहते हैं। क्यों? क्योंकि टर्जर प्रेशर ज़्यादा होगा। पत्तियों के अंदर यदि पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तो रंध्र ज़्यादा ओपन रहेंगे। पानी कम होगा तो वो गैस जो आदान प्रदान होती है उसके द्वारा भी जो पानी है वो वाष्पीकरण होता है, तो उसमें पानी कमी होगी, इसलिए स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारे जो मरुस्थलीय जो वनस्पति है उसमें स्टोमेटा क्लोज होते हैं। क्यों? क्योंकि पानी की बचत के लिए। तो पानी यदि ज़्यादा है तो स्टोमेटा ओपन रहेंगे, पानी यदि कम है तो स्टोमेटा क्लोज रहेंगे। तो ये प्रभावित करते हैं रंध्रों के, है ना, रंध्रीय गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं ये। उसके बाद दूसरे कारक आते हैं वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनमें भी सबसे पहले हम देखते हैं कि वातावरणीय आर्द्रता। यदि वातावरण में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण कम होगा, क्योंकि जितनी गर्मी होगी उतना वाष्पीकरण ज़्यादा होगा पौधे में। लेकिन यहाँ पर आर्द्रता है तो इसका मतलब वाष्पीकरण कम होगा। वाष्पीकरण में क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के अंदर क्या होता है कि ह्यूमिडिटी बढ़ती है। ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो पत्तियों के ऊपर बूंद 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 करके पानी इकट्ठा हो जाता है। तो हम कहते हैं कि जब यदि आर्द्रता है, मौसम में आर्द्रता है तो इसका मतलब ह्यूमिडिटी टेम्परेचर है
तो पानी निकलेगा और प्रकाश संश्लेषण ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो ज़्यादा समय तक होगी, लंबे समय तक वाष्पीकरण की क्रिया होगी। उसके बाद लाइट है, प्रकाश, ये पहला तो ये है वातावरणीय आर्द्रता, दूसरा है प्रकाश। तो प्रकाश भी प्रकाश संश्लेषण ये जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है उसको प्रभावित करता है दोनों तरह से। एक तो ये रंध्रों को खोलता है, ओपन करता है, उस हिसाब से भी इफेक्ट देगा कि रंध्र जितने ओपन और क्लोज होंगे उतना वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बढ़ेगी। यदि ओपन होंगे तो बढ़ेगी, कम बंद होंगे तो क्लोज होगी। तो ये स्टोमेटा को बंद होना और क्लोज होना, बंद होना और ओपन होना, तो इन दोनों को प्रभावित करता है। तो प्रकाश वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को भी उसी तरह से प्रभावित करता है। नंबर 3 है तापमान। नंबर 4 है वायु। 5 है मृदा में जल की मात्रा, तो ये ऐसे ये पांचों कारक हैं। वायु किस तरह से करते हैं कि वायु यदि चल रही है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा होगी, क्योंकि वो परत पर से वाष्पोत्सर्जन पानी है वो एब्जॉर्ब कर लेगी, तो ऐसे बार बार वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक रहेगी, क्योंकि चिकना बनाए रखने के लिए पत्ती को पानी अपनी लेयर पर रखना होगा। तो इसलिए ये मृदा में जल की मात्रा, मिट्टी में पानी की यदि मात्रा है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होगी, क्योंकि पानी ज़्यादा खिंचाव ले लेगा, आराम से पानी चढ़ेगा। और यदि मिट्टी में पानी की मात्रा नहीं है तो फिर वो प्लांट स्टोमेटा क्लोज करेगा, सिकुड़ता हुआ चला जाएगा, मुरझा जाएगा और सूख जाएगा। तो इस तरह से ये सारे कारक हैं जो कि बाहरी, ये वातावरणीय कारक हैं जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जो बाहरी कारण हैं वो प्रभावित करते हैं, और इसके अलावा कुछ आंतरिक कारक हैं वो भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करते हैं। उसमें सबसे पहला आता है कि पत्ती की संरचना, है ना। जो आंतरिक कारक, ये बाहरी कारक थे और कुछ आंतरिक कारक हैं। आंतरिक कारक में जैसे पत्ती की संरचना, पत्ती का आकार, है ना, पत्ती की संरचना, पत्ती का क्षेत्रफल, उसके अलावा पौधे की आयु, उसके अलावा मूल परोह अनुपात, मतलब मूल और परोह का अनुपात क्या है। मतलब यदि मूल ज़्यादा है और परोह ज़्यादा है तो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा, यदि छोटे हैं तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा। तो ये आंतरिक कारक, मतलब आंतरिक कारक पौधे के अंदरूनी कारक हैं जो कि वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करते हैं। उसमें हम देख रहे हैं कि जो पत्ती की संरचना है, पत्ती की संरचना कैसे ऐसे है तो ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा। लेकिन यदि ऐसे है तो यहाँ पर प्रकाश कम गिरेगा और वाष्पोत्सर्जन भी कम होगा। तो क्षेत्रफल, पत्ती छोटी है बड़ी है, ये भी इस वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करेगी। ज़्यादा बड़ी पत्ती ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन, कम पत्ती छोटी पत्ती तो वाष्पोत्सर्जन कम। पौधे की आयु, पौधा जितनी छोटी आयु में होता है वो उतना ज़्यादा काम करता है, एक्टिव होता है, मेटाबॉलिज्म में एक्टिविटी ज़्यादा होती है। लेकिन बड़ा पेड़ हो जाता है तो उसकी मैच्योरिटी अधिक होती है और वो क्रियाएं उसकी स्लो हो जाती हैं। मूल परोह अनुपात, जितना मूल और परोह है तो उसके अकॉर्डिंग भी वाष्पोत्सर्जन, छोटा है तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा, और बड़े हैं, मूल भी बड़े हैं और उसका परोह भी बड़ा है तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया अधिक होगी। तो ये सब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है। रंध्रीय गति को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले वो कारक, बाहरी कारक एवं आंतरिक कारक। इसके बारे में हम कुछ और टॉपिकों के बारे में डिस्कस करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि वाष्पोत्सर्जन के जो इसका महत्व क्या है, इसके वाष्पोत्सर्जन के हानिकारक प्रभाव क्या हैं, या फिर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से पौधे पर क्या इफेक्ट होता है, ये हम देखेंगे, जो हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।